Section 166 title Priority of Tax Collected or Deducted. अंडर दिस सेक्शन बेसिकली विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट की थर्ड ऑब्लिगेशन डिस्कस की गई है इस चीज़ के हवाले से कि जो भी ये टैक्स विदहेल्ड करता है उस पेमेंट में से जो कि टैक्स पेयर को वसूल होनी है उस वसूल अमाउंट में से जो ये टैक्स विदहेल्ड करता है उस विदहेल्ड टैक्स के हवाले से इसकी थर्ड ऑब्लिगेशन अंडर दिस सेक्शन बेसिकली डिस्कस की गई है। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हम लोग विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट की इसी पेमेंट टैक्स पेयर की पेमेंट के हवाले से दो ऑब्लिगेशन मतलब जो वो टैक्स उसकी जो पेमेंट हासिल होती है उसमें से जो वो टैक्स डिडक्ट करता है उस डिडक्टेड टैक्स के हवाले से दो ऑब्लिगेशन डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इसकी थर्ड ऑब्लिगेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑब्लिगेशन हम लोगों ने सेक्शन 160 में डिस्कस की थी कि जो उसे हासिल होनी है पेमेंट टैक्स पेयर को उस पे से जो टैक्स विदहेल्ड करेगा विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट इसकी ज़िम्मेदारी ये है उस डिडक्टेड और कलेक्टेड टैक्स के हवाले से कि वो टैक्स इसने जमा करवाना होता है FPR को यानी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को। सेकंड इसकी ऑब्लिगेशन है इसी सेम डिडक्टेड अमाउंट के हवाले से डिडक्टेड और कलेक्टेड टैक्स के हवाले से कि इसने ये इस कलेक्टेड और डिडक्टेड टैक्स के हवाले से इनको डिडक्ट करने के बाद डिडक्शन और कलेक्शन और सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स प्रोवाइड करना होता है टैक्स पेयर को जिससे उसने उसकी पेमेंट में से टैक्स डिडक्ट और कलेक्ट किया होता है। ये सेक्शन 164 में हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग सेक्शन 166 के अंदर इसकी थर्ड ऑब्लिगेशन डिस्कस करेंगे इसी कलेक्टेड और डिडक्टेड टैक्स के हवाले से विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट की। सो इसे स्टार्ट करते गए सबसेक्शन 1 स्टेट दैट टैक्स कलेक्टेड बाय पर्सन अंडर डिवीजन 2 ऑफ दिस पार्ट और चैप्टर 12 और डिडक्टेड फ्रॉम अ पेमेंट अंडर डिवीजन 3 ऑफ दिस पार्ट और चैप्टर 12 शैल बी क्लाउज ए हेल्ड बाय द पर्सन इन ट्रस्ट फॉर द फेडरल गवर्नमेंट एंड नॉट सब्जेक्ट टू द अटैचमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेब्ट और लायबिलिटी ऑफ द पर्सन। सो सबसेक्शन 1 में सिंपली कहा कि जो भी टैक्स कलेक्ट करता है पर्सन यानी विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट चैप्टर 10 की डिवीजन 2 के तहत और चैप्टर 12 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस के तहत या फिर चैप्टर 10 की डिवीजन 3 के तहत जो भी टैक्स वो डिडक्ट कर रहा है तो वो कलेक्टेड और डिडक्टेड टैक्स उसके पास फेडरल गवर्नमेंट की वफाकी हुकूमत की एक इमानत है और ये टैक्स अगर इसी विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट के ऊपर कोई डेब्ट है कोई लायबिलिटी है तो उसको सेटल करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। वो इसे अपने मफाद के लिए अपनी ज़ाती लाइबिलिटी डेब्ट को पे करने के लिए रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। सब सेक्शन 1 सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है। तो इसका क्रक्स ये है कि जो भी टैक्स विदहेल्ड और डिडक्ट किया है विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट ने अपनी जो अथॉरिटी से FPR ने दी है उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते वक्त तो वो टैक्स इसके पास वफाकी हुकूमत की एक अमानत है और इस टैक्स को वो अपनी किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए अपने किसी डेब्ट को पे करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? द लॉजिक इज़ दैट वो इसके अंदर ही मेंशन कर दिया है क्योंकि इसका स्टेटस यहाँ पर एक ट्रस्टी का है और बेनिफिशरी इस मैटर के अंदर इस ट्रांजैक्शन में बेनिफिशरी बेसिकली FPR है, हुकूमत है। FPR तो खुद एक हुकूमत का इदारा ही है तो यहाँ पर बेनिफिशरी बेसिकली स्टेट है, फेडरल गवर्नमेंट है और ये सिर्फ इसका स्टेटस ट्रस्टी का है तो ये इस टैक्स को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपनी डेब्ट को पे करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके पास वो अमानत के तौर पर है और अमानत ज़ाहिर है फिर पे करनी है तो वो उसने उनको ही पे करनी है। सब सेक्शन 1 यहाँ तक ख़त्म हो गया। यही इसकी बेसिकली इस डिडक्टेड और कलेक्टेड टैक्स के हवाले से थर्ड ऑब्लिगेशन है। अब सबसेक्शन 2 और 3 में मजीद इसी ऑब्लिगेशन को थोड़ा और स्पेसिफाई किया गया है। सो कह रहे हैं कि इन द सबसेक्शन 2 स्टेट दैट इन द इवेंट ऑफ द लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ कलेक्टेड और डिडक्टेड टैक्स फ्रॉम अ पेमेंट अंडर डिवीजन 3 ऑफ दिस पार्ट और चैप्टर 12। सो वो कह रहे हैं कि जिस पर्सन ने यानी जो विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट है ना जिसने पेमेंट में से इस पार्ट यानी चैप्टर 10 के डिवीजन 3 के तहत टैक्स डिडक्ट किया और चैप्टर 12 के तहत उसने पेमेंट में से टैक्स डिडक्ट किया। अब होता क्या है वो बंदा बैंकरप्ट हो गया यानी वही विद होल्डिंग टैक्स एजेंट जिसने टैक्स को विदहेल्ड कर लिया डिटेक्ट कर लिया एज़ पर लॉ जो उसे अथॉरिटी दी हुई थी उस अथॉरिटी का एक्सरसाइज करते हुए उसने टैक्स तो डिडक्ट कर लिया लेकिन सितम ज़रीफ़ी क्या हुई उस बंदे के साथ कि वो बंदा बैंकरप्ट हो गया, लिक्विडेट हो गया यानी कि लिक्विडेट जो यानी वो पॉपर हो गया, कंगला हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। लॉ की ज़बान में जब हम किसी को कहते हैं कि ये बंदा कंगला हो गया है यानी इसके पास कुछ नहीं बचा तो उसके लिए पॉपर और इंसॉल्वेंट का वर्ड यूज़ होता है। सो अब कहते हैं कि वो बेचारा बैंकरप्ट हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब क्या होगा इस सिचुएशन में?
तो कह रहे हैं ना, अमाउंट कलेक्टेड और डिडक्टेड शेल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द पर्सन लिक्विडेशन और बैंकरप्सी। अब जाहिर सी बात है, जब भी कोई बंदा बैंकरप्ट या लिक्विडेट होती है ना, लिक्विडेशन का वर्ड बेसिकली इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल पर्सन के लिए। हो सकता है विद होल्डिंग टैक्स एजेंट कोई नेचुरल पर्सन ना हो, कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो, तो उसके लिए कि वो अब वो ख़त्म हो गई ना, मतलब उसको वाइंड अप हो गई। तो वो कह रहे हैं कि जब भी लॉ का यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई बंदा बैंकरप्ट हो जाए या जब कोई आर्टिफिशियल पर्सन लिक्विडेट हो जाए, तो उसके ऊपर जो भी लायबिलिटी होती है, तो वो उसके लिक्विडेट और बैंकरप्ट होने से वो ख़त्म नहीं हो जाती। वो उसने अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ करनी होती हैं, जिनकी उसके अगेंस्ट बनती, मतलब जो उसके कर्ज खुआए हैं उन्होंने उनको अपना अपना डेप्ट उसने क्लियर करना है। तो कह रहे हैं अब ये जो लिक्विडेट और बैंकरप्ट हो गया है ये विद होल्डिंग टैक्स एजेंट, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो इसके पास वफाक की अमानत है, यही कलेक्टेड और डिडक्टेड टैक्स पेयर्स का, वो इसकी स्टेट का हिस्सा नहीं बन गया, क्योंकि इसकी जो लायबिलिटी है वो ज़ाहिर सी बात है इसकी प्रॉपर्टी से ही सेटिस्फाई की जाने वाली है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो उसके पास अमाउंट कौम वफाक की अमानत है ना, डिडक्टेड और कलेक्टेड टैक्स, वो इसकी स्टेट का हिस्सा नहीं बन गया इसके बैंकरप्ट होने में, लिक्विडेट होने में। एंड द कमिश्नर शैल हैव अ फर्स्ट क्लेम फॉर दैट अमाउंट बिफोर। और अब जब कमिश्नर ऑर्डर करेगा ना कि इसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, इसके कर्ज ख्वाह जो जिन्होंने कर्जा लेना है, तो सबसे पहले यही अमाउंट जो इसके पास अमानत है वफाक की, यानी कलेक्टेड और डिडक्टेड टैक्स, इसी को क्लेम करेगा। सो सिंपल सी बात है कि जो विद होल्डिंग टैक्स एजेंट था, अगर वो नेचुरल पर्सन था, वो क्या हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया, और अगर वो आर्टिफिशियल पर्सन था तो वो लिक्विडेट हो गया, वाइंड अप हो गया। अब इनके ऊपर भी कुछ लायबिलिटीज़ थी, इनके होने के टाइम इनके कोई कर्ज ख्वाह वगैरह हो सकते हैं, इन्होंने वो लायबिलिटी सेटल करवानी थी, सेट ऑफ करवानी थी, जो कि इनकी स्टेट से, इनके असासों से होनी थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि वो होगी तो इनके साथ साथ जात से पूरी, लेकिन जो इनके पास अमानत के पैसे हैं ना वफाक के, जो इन्होंने कलेक्ट किया हुआ टैक्स, वो इनकी स्टेट का हिस्सा नहीं कंसीडर किया जाएगा इस क्लेम को सेटिस्फाई करवाते हुए, इनके जब ये बैंकर और लिक्विडेट हो गए हैं। बल्कि जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर देगा कमिश्नर लोगों के क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए, तो सबसे पहले वो क्लेम करेगा इसी अमाउंट को जो इसके पास ऐसा टैक्स कौम वफाक की मानत के तौर पर, यानी कि टैक्स का पैसा बेसिकली इसके पास कौम की मानत है, उसके पास इकट्ठा हुआ है, उसको पहले क्लेम करेगा। मतलब वो पहले इसके पैसे निकलवाएगा वो अमाउंट, उसके बाद वो इसकी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर जारी करेगा, ताकि इसके कर्ज ख्वाहों के क्लेम पूरे हो सके। अब सबसेक्शन 3 कहता है कि एवरी अमाउंट दैट अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट फ्रॉम अ पेमेंट अंडर डिवीजन 3 ऑफ दिस पार्ट और चैप्टर 12 शैल बी अ फर्स्ट चार्ज ऑन द पेमेंट and deduct period to any other amount that a person may be required to deduct from the payment by which of any order of any court under any law। So basically वो कह रहे हैं कि जो भी इसके पास टैक्स का पैसा जो उसने कलेक्टर डायरेक्ट किया हुआ है एज अ ट्रस्टी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, और वो बेनिफिशरी है, वो इसके पास जो कि इमानत के तौर पे है। अब कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, किसी कानून के तहत कोई ऑर्डर आ जाता है कि भाई ये अमाउंट जो है वो उससे रिकवर की जाएगी, तो इससे पेमेंट वसूल की जाने वाली है, तो ये जो टैक्स का पैसा इसके पास अमानत के तौर पे है ना, सबसे पहले ये इससे रिकवर करवाया जाएगा। उसके बाद जो है इसके पास जो पैसे होंगे वो, और उस पर जो दूसरों के क्लेम होंगे वो बाद में सेटिस्फाई करवाए जाएंगे, बाद में सेटल करवाए जाएंगे। पहली प्रायोरिटी इस टैक्स के पैसे की रिकवरी ही होगी जो इसके पास ऐसा विद होल्डिंग टैक्स एजेंट था, और ये अमानत के तौर पर इसने कौम का पैसा ऐसा टैक्स की मद में इसके पास पड़ा हुआ था। सो आई होप ये सारा सेक्शन जो है वो समझ आ गया होगा, और ये इसकी बेसिकली जो इसने टैक्स विदहेल्ड और डिडक्ट किया है टैक्स पेयर से उसको हासिल होने वाली अमाउंट पर, उसके हवाले से थर्ड ऑब्लिगेशन है। यानी एक ऑब्लिगेशन हम लोग इसकी सेक्शन 160 में पढ़ चुके हैं, जो कि इसी डिडक्टेड और कलेक्टेड टैक्स के हवाले से इसकी थी टुवर्ड्स कमिश्नर यानी FPR अथॉरिटी की तरफ। दूसरी ऑब्लिगेशन इसकी हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 164 में, जो कि इसकी थी टैक्स पेयर की तरफ। थर्ड ऑब्लिगेशन इसकी सेक्शन 166 में हम लोगों ने कवर कर ली है, जो कि अगेन है इसकी गवर्नमेंट की तरफ, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ है, यानी FPR अथॉरिटीज़ की तरफ ही, क्योंकि वो भी तो गवर्नमेंट का एक अदारा ही है, तो उसकी तरफ ही है। सो ये हमारे पास सेक्शन 166 था। बाकी के नेक्स्ट सेक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।